मैंने कहा ना मैं जल्दी अपने घर पर बात कर लूंगा हमारी शादी की। इतनी जल्दी क्या है तुम्हें मुझसे शादी करने की? मुझे तो कॉलेज से ही तुमसे शादी करनी थी, लेकिन तुमने कहा कि पहले मैं सेटल हो जाऊं, नौकरी लग जाए मेरी अच्छी सी, फिर करेंगे घर पर बात। अब तो सब कुछ हो गया है, अब किस बात की देरी है? हाँ तो मैंने कहा ना मैं बात करूंगा अपने घर पर जल्दी। अब तो मेरा प्रमोशन भी हो गया है, नौकरी में अब कोई चिंता नहीं है। लेकिन सोच लो मेरे घर वालों ने तुम्हें ना कह दिया तो? क्यों? वो क्यों ना कहेंगे मुझे? मुझे देखकर कोई भी मुझे ना नहीं कह सकता। मैडम का आत्मविश्वास तो देखो जरा। हाँ नहीं तो क्या, सुंदर हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, आजकल की लड़कियों की तरह नहीं जिन्हें कोई काम नहीं आता। मुझे सब कुछ आता है और खाना भी मैं अच्छा बना लेती हूँ। खाना तो हमारे पूरे खानदान में मेरी भाभी बहुत अच्छा बनाती है, उनके जैसा खाना मैंने आज तक नहीं खाया। तुम ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने मेरे हाथ का खाना अभी तक नहीं खाया है। एक बार मेरे हाथ का खाना खा लोगे ना तो फिर किसी के हाथ का खाना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। हाँ हो सकता है तुम बहुत अच्छा खाना बनाती होगी, लेकिन मीरा भाभी इस मामले में चैंपियन है, कुछ भी कह लो तुम। हमारे घर में उन्हें आए अभी 3 ही साल हुए हैं, लेकिन पूरे खानदान को उन्होंने अपने खाने से और प्यार से बांध रखा है। यहाँ तक कि हमारे फूफा जी और बुआ जी भी खाने के मामले में उन्हें शाबाशी देते हैं। बोलो, तुम यहाँ भाभी पुराण कहने आए हो क्या? हाँ, या फिर हमारी शादी की बात करने आए हो? हाँ तो मैं मम्मी पापा से बात करके उन्हें तुम्हारे घर लेकर आऊंगा ना। ठीक है, अब तो खुश? ठीक है। शनाया और अक्षय कॉलेज से एक साथ थे और शनाया चाहती थी कि वो दोनों शादी के बंधन में बंध जाए, इसलिए वो अक्षय के माता पिता को अपने घर रिश्ते के लिए बुलाना चाहती थी। अक्षय भी अब शादी के लिए तैयार था और आज वो मौका ढूंढ रहा था कि किस तरह से अपनी शादी की बात सबके सामने रखे। बेचारी मेरी भाभी सारा दिन अकेले काम करती है ना। भाभी ये ज्योति तो बस खाने के लिए है इस घर में, और अब माँ की उम्र हो गई है, आपको सारा काम अकेले करना पड़ता है ना। अरे नहीं देवर जी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे काम करना अच्छा लगता है सबके लिए। लेकिन फिर भी अब आपको भी मदद की जरूरत होगी ना। कितना अच्छा होता कि आपकी मदद के लिए भी कोई होता है इस घर में। तो मैं करवाती हूँ ना उनकी मदद। और आप भैया सबसे ज्यादा आप ही का काम होता है, मुझे ये नहीं खाना, मुझे कपड़े इस्त्री करके दो, मुझे आज यहाँ जाना है, पैकिंग करके दो। हाँ तभी तो मैं कह रहा हूँ कि भाभी की मदद करने के लिए कोई होना चाहिए। आप लोग सोचिए कुछ भाभी के लिए। अरे भाई सोचना क्या है, आजकल तो बहुत सारे काम वाले मिल जाती है, रख लेंगे एक। बहुत काम है तो काम वाली हाथ बटाती है और क्या। क्यों माँ? सही है। अरे काम वाली तो घर जैसा काम थोड़ी ना करेगी, कोई ऐसी होनी चाहिए जो भाभी के साथ बहन की तरह रहे, उनके साथ बातें भी करे, साथ भी रहे, काम भी करवाए, है ना भाभी? अरे सीधा सीधा क्यों नहीं कहता कि मेरी शादी करवाओ। हाँ नहीं तो क्या, आपको हम बेवकूफ लग रहे हैं क्या, जो जानते नहीं कि आप किस बारे में बात कर रहे हो? और नहीं तो क्या, इतना शर्मा क्यों रहा है, बोलना सीधा कि शनाया के घर बात करने जाना है। आप लोग कितना सीधा सीधा बोलते हैं। क्यों, तुझे शर्म आ रही है क्या? बताइए देवर जी, कब बात करने जाना है शनाया के घर? हम सबको तो कॉलेज से ही पता है कि आप दोनों साथ में हैं, अब हमारे लिए देवरानी भी ला ही दीजिए। अक्षय अगले दिन शनाया के घर अपने घर वालों को लेकर पहुंचता है। दोनों परिवार वालों को ये रिश्ता पसंद ही था, इसीलिए ना की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अरे इसमें तो नमक ज्यादा हो गया है और दाल कच्ची है अभी तक। मैंने तो खाना चखा था लेकिन पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। आंटी जी कोई दिक्कत है क्या? नहीं, वो जरा सा खाने में ना नमक ज्यादा हो गया है और ये दाल ना कच्ची रह गई है। अब सब लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं खाने का, हमें तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अरे आंटी जी बस इतनी सी बात, लाइए मुझे दीजिए। लेकिन आप क्या करेंगी, नमक ज्यादा है, कुछ नहीं हो सकता इसमें। अरे नहीं, अगर सब्जी में नमक ज्यादा है तो आटे की लोइयां डालने से नमक कम हो जाता है और हम नींबू डालकर उसे बैलेंस भी कर सकते हैं। और दाल कच्ची है तो खाने की सोडा डालकर उसे सीटी लगवा देते हैं, आसानी से पक जाएगी। लाइए मुझे दीजिए, 15 मिनट में सब कुछ हो जाएगा। तुम तो बड़ी एक्सपर्ट हो लगता है खाना बनाने में बेटा, तुमने आकर सब कुछ संभाल लिया, नहीं तो पता नहीं आज मेहमानों के आगे हमारा क्या हाल होता। अरे आंटी जी, मैं भी तो आपकी बेटी की तरह हूँ, लाइए अभी ठीक कर देती हूँ खाने को। मीरा ने सच में खाने को 15 मिनट के अंदर ठीक कर दिया और सबके सामने परोस भी दिया। बाहर सब लोग खाने की तारीफ कर रहे थे। सच कहे तो आज आपकी बड़ी बहू ने सब कुछ संभाल लिया। शनाया से नमक ज्यादा हो गया था सब्जी में और दाल गली नहीं थी, लेकिन मीरा बेटी ने आकर 2 मिनट में सब ठीक कर दिया। मीरा के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है बहन जी,
हमारे पूरे खानदान में इसके जैसा खाना कोई नहीं बनाता। जहाँ भाभी हो वहाँ खाना खराब हो ही नहीं सकता। अरे लेकिन मैंने तो बस कुछ ही चीजें ठीक की है, बाकी खाना तो शनाया ने बनाया है, तारीफ तो उसकी होनी चाहिए। लेकिन मेरी तारीफ का क्रेडिट तो आपने ले लिया। शनाया भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, हमें अच्छा लगा बेटा। चलो हमें तो संतोष हो गया कि हमारी दोनों बहुएं अच्छा खाना बनाती है। हाँ, अब शादी के बाद दोनों मिलजुल कर बना देंगे खाना। इसी हंसी खुशी के साथ अक्षय और शनाया की शादी का मुहूर्त भी निकल जाता है। लेकिन शनाया को ये चीज काफी खटक रही थी। उसकी तारीफ सारी की सारी उसकी जिठानी ने ले ली, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो शादी के बाद सब कुछ अपने फेवर में करके रहेगी। चलो शादी तो बड़े अच्छे से हो गई, सारे मेहमान भी खुश हो गए थे। पता है कह रहे थे कि ये जो लड्डू है ना हमें घर ले जाने हैं। अरे हमारी पड़ोस की औरतें भी यही कह रही थी, जो आपने शादी में लड्डू रखवाए हैं वो बताइए कहाँ से लिए हैं। मैंने कह दिया कहीं से नहीं लिए, वो तो मीरा ने अपने हाथों से बनाया है। मीरा की हाथ के लड्डू जो एक बार खा लेता है फिर उसे बाहर के लड्डू कभी पसंद नहीं आने वाले। मीरा तो अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। ये सब बस आप सबका आशीर्वाद है। फूफा जी, मैं आपको अपने हाथ के लड्डू खिलाकर दिखाऊंगी कभी, आप देखिएगा किसी के हाथ के लड्डू कभी खाएंगे नहीं उसके बाद। हाँ बेटा, जरूर जरूर, क्यों नहीं। एक काम करना, कल हम जा रहे हैं बनारस वापस, तो हमारे लिए 5 किलो लड्डू बना देना, ठीक है? 5 किलो लड्डू? क्या हुआ, बहुत ज्यादा लग रहे क्या? तुम्हारी शादी में मीरा ने सबके लिए 25 किलो लड्डू बनाए थे, वो भी अकेले। नहीं नहीं बुआ जी, 5 किलो कहाँ ज्यादा है, बना दूंगी मैं, चिंता मत कीजिए। शनाया भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, सच में फूफा जी, उसके हाथ में भी वही जादू है। मेरा कल तुम ट्रेन का खाना बना देना और शनाया 5 किलो लड्डू बना देगी, ठीक है? जी मम्मी जी। शनाया लड्डू तो अच्छे बनाती थी, लेकिन इतने किलो लड्डू उसने आज तक एक साथ कभी नहीं बनाए थे, और वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी जिठानी से भी मदद ले। शनाया, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है क्या? मैं मदद कर दूं तुम्हारी? नहीं भाभी, मुझे सब कुछ आता है। ऐसा नहीं कि आपको ये सब कुछ आता है, मैं भी काफी अच्छी कुकिंग करती हूँ। अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं जानती हूँ तुम्हें सब कुछ आता है, लेकिन मैं तो बस। नहीं, मैं सब कुछ अकेले कर लूंगी, आप अपना काम कीजिए। ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। शनाया, बन गए लड्डू? ये 5 किलो तो नहीं लग रहे। वो बुआ जी, कुछ लड्डू ना टूट गए, इसलिए बस इतने ही बन पाए। अच्छा चलो ठीक है, तुमने कहा तो तुम बना दोगी, नहीं तो हम मीरा बहू से ही बनवा देते। अब ये तो बस 1 किलो जितने ही लग रहे हैं। सॉरी बुआ जी। बुआ जी, ये लीजिए आपके बाकी के 4 किलो लड्डू। वो शनाया ने चूरा तो बना दिया था, बस लड्डू बनाने बाकी थे तो मैंने बना दिए। आ गई फिर से क्रेडिट लेने। हमें तो पता ही था मीरा कुछ न कुछ तो कर ही लेगी, देखा बना दिए ना। जीती रहो बहू। देखो छोटी बहू, बाकी काम तुम्हारी जिठानी ने कर दिया। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि ऐसी जिठानी मिली है तुम्हें। बहुत अनलकी हूँ मैं, मेरी जेठानी की वजह से कोई मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। चलो चलो, अब ट्रेन का वक्त हो रहा है, मैं ये लड्डू बांध देती हूँ बैग में। शनाया के मन में मीरा के लिए अब जलन सी पैदा हो गई थी। उसे लग रहा था कि उसकी जिठानी उसकी क्रेडिट चुराने में लगी है, इसलिए अब उसने जलन में आकर कुछ चीजें करना शुरू कर दिया। तुम्हें भी आ रही है ना अच्छी खुशबू? इतनी भी अच्छी नहीं है, ठीक ही है। अरे भाई, जब भाभी सांभर बनाती है ना तो घर वाले पड़ोस वाले भी यहाँ सांभर की खुशबू से खींचे चले आते हैं। भाभी भाभी, सारा दिन मुंह पे एक ही नाम होता है सबके बस। थोड़ा ज्यादा बनाना आज सांभर, मेरे दोस्तों ने कहा है कि उनके लिए भी थोड़ा ले जाना है। और मुझे तो गर्मा गर्म सांभर पीने में ही मजा आता है। सांभर तो तब अच्छा बनेगा जब इसमें इमली जाएगी, उसका स्वाद तो इमली से ही आता है। एक काम करती हूँ, ये इमली हटा देती हूँ, फिर देखती हूँ हमारी अन्नपूर्णा कैसे सांभर बनाती है। अरे यहाँ मैंने इमली भिगो कर रखी थी, कहाँ गई? तुमने देखी क्या शनाया? नहीं तो, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा भाभी, मैं तो अभी अभी आपके सामने आई हूँ। लगता है आप इमली भिगोना भूल गई हैं। अरे नहीं, मुझे अच्छे से याद है, मैंने इमली भिगोकर यहीं रखी थी, पता नहीं अब कहाँ चली गई। आपके पास काम बहुत होते हैं ना, शायद उसी चक्कर में भूल गई होंगी। लेकिन अब इमली के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, सांभर में इमली के बिना कोई स्वाद ही नहीं आता। भाभी बन गया है क्या सांभर? लेकर आइए ना। हाँ बस लेकर आती हूँ। अब देखती हूँ किसे ये सांभर अच्छा लगता है।
मैं बाहर सब कुछ ले जाती हूँ। मीरा सांभर लेकर बाहर आती है तो शनाया को पता था आज किसी को भी ये सांभर पसंद नहीं आने वाला, इसलिए वो सबको सांभर परोसती है और मन ही मन खुश हो रही थी। भाभी ये सांभर कुछ क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा ना सांभर? वो क्या है ना, आज भाभी इमली भिगोना भूल गई थी। अब क्या करें, इतने काम होते हैं उनके पास। लेकिन मैं जानती हूँ सांभर बिना इमली के पानी के स्वाद ही नहीं देता। अरे भाभी आज तो सांभर और भी अच्छा बना है। क्या? मुझे तो एक कटोरी और देना सांभर जरा। आज तो सच में मैं डर गई थी कि इमली के बिना सांभर कैसे बनाऊं। फिर मैंने इसमें नींबू डाल दिया और सांभर का मसाला ऐड कर दिया तो ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छा बन गया। आज तो पहले से भी ज्यादा अच्छा बना है सांभर। मुझे थोड़ा और देना और मेरे दोस्तों के लिए पैक कर देना। जी अभी कर देती हूँ। मीरा को ऐसे नहीं हम अन्नपूर्णा कहते हैं। वो घर में कुछ भी ना हो तब भी बहुत कुछ बना सकती है। देखते आपकी बहू जब घर में कुछ नहीं रहेगा तब क्या कमाल करती है। वो आप ही होंगी जो भाभी को डांटने पर मजबूर हो जाएंगी। शनाया इसी मौके की तलाश में थी। अब वो मीरा को ऐसी मुसीबत में डालना चाहती थी जहां सबको उससे नफरत हो जाए, और उसे वो मौका मिल भी गया जब उसकी ननद का रिश्ता पक्का होने वाला था और उसके ससुराल वालों को खाने पर बुलाया गया था। मीरा वैसे तो तुम सब कुछ अच्छा ही बनाती हो, लेकिन इस बार गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ जी मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, कल की सारी तैयारी मैंने कर ली है। मैं बाकी सब काम देख लूंगी, आप बस भाभी खाने की जिम्मेदारी देख लीजिएगा, क्योंकि ज्योति के ससुराल वालों को बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो घर का बना हुआ ही खाते हैं ना सब कुछ। हाँ मैंने सब कुछ मंगा कर रख दिया है, मैं कल सब अच्छे से बना दूंगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है मीरा कि ज्योति का रिश्ता तुम कभी टूटने नहीं दोगी। कल ऐसा होगा कि ज्योति के ससुराल वाले रूठ भी जाएंगे और मीरा भाभी पर से सबका विश्वास टूट भी जाएगा। इस बार मेरा वार खाली नहीं जाएगा। शनाया ने इस बार बड़ी ही चालाकी से आधे से ज्यादा सामान रसोई का गायब कर दिया, और वो भी किसी को बिना बताए। जब मीरा रसोई में पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि रसोई में आधे से ज्यादा सामान है ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैंने कल ही तो सारा सामान भरवाया था, यहाँ तो सिर्फ कुछ ही सामान पड़ा है। इसमें से मैं क्या ही बनाऊंगी? राजमा का मसाला पड़ा है, लेकिन मैंने तो राजमा भिगोए नहीं, दाल भिगो कर रखी है। हे भगवान, क्या करूं? सब लोग आते ही होंगे और अब सामान लेने भी नहीं जा सकती मैं। अब देखती हूँ ये अन्नपूर्णा जी क्या करती हैं। मीरा की जिंदगी में आज से पहले इतना मुश्किल काम कभी नहीं आया था, और आज दांव पर लगा था उसके परिवार का मान। अगर वो इसमें चूक जाती तो सब कुछ खो देती, लेकिन वो कहते हैं ना, अगर आपकी नीयत सच्ची है तो किस्मत आपका साथ जरूर देती है। मीरा ने खाना बना दिया, लेकिन वो अंदर से कांप रही थी कि सबको खाना पसंद आएगा या नहीं। सच कहूं बहन जी, ये खाना खाकर इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये है दाल मखनी, लेकिन इसमें से ना राजमा के मसाले की खुशबू आ रही है। वाकई कमाल है भाई। हमें इस तरह का ही घर का खाना पसंद है। ज्योति बेटा, तुम भी इसी तरह का खाना बना लेती हो ना? जी, मीरा भाभी ने मुझे काफी कुछ सिखाया है। फिर तो हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम निश्चिंत है। मीरा के हाथ का खाना खाकर तो हमारा पेट ही नहीं लेकिन मन भी भर जाता है, क्योंकि उसके खाने में प्रेम होता है। शनाया की कोशिश नाकाम हो गई थी, क्योंकि मीरा का प्रेम और सच्ची भावना से खाना बनाने का निश्चय जीत गया था। शनाया को भी एहसास हुआ कि मीरा सच में उससे कहीं गुना आगे है। वो कम चीजों में भी सबका पेट भर सकती है और मन भी जीत सकती है। ये कहानी शुरू होती है प्रीति के घर से। प्रीति अपने ससुराल में अपने पति, सास और बेटी के साथ रहती थी। 2 माले का घर था, घर के बाहर गाड़ी थी और पति की कमाई भी अच्छी खासी थी। तो देखा जाए तो ऑल इन ऑल एक सुखी परिवार था। आज ऑफिस से लौटकर कशिश अपनी मम्मी के गले लग जाती है। मम्मी मेरा कॉल लग गया। दादी कहाँ है? दादी, आपको पता है क्या हुआ? मेरा कॉल लग गया। हाय मेरी बच्ची, कितनी सीधी है। बैलेंस पहले होगा नहीं, अभी डला तो लग गया कॉल। दिन भर काम करके भी फोन में बैलेंस डलवाने के पैसे नहीं छोड़ पा रही है मेरी लाडो। मुझे बोला होता बेटा, मैं दे देती पैसे। पर इसमें कंपनी वालों की भी तो गलती है ना माँ जी। शादी अपने बेटे की और नेट का रिचार्ज आम आदमियों का बढ़ा दिया। 1000-1200 का रिचार्ज मध्यम वर्ग का आदमी करवाए तो करवाए कैसे। पर ये अच्छा लगा बेटा कि तू पैसे बचाना सीख रही है, पर इतने भी पैसे मत बचा। इमरजेंसी में कभी किसी को कॉल करना होता तो कैसे करती? बाप रे बाप,
कसम से मम्मी, तुम ना दादी के साथ बैठना बंद कर दो। कल शाम ही ऑफिस से लौटते वक्त मैंने तुम्हें फ़ोन किया था कि महेश की चाट लानी है। कहा था कि नहीं? यानी कि मेरे फ़ोन में बैलेंस है। अच्छा हाँ हाँ, सुबह भी तो तुमने मुझे ऑफिस से कॉल किया था। तो फिर तू किस कॉल की बात कर रही है बेटा? कहीं तो अपने किसी लड़के दोस्त का कॉल तो नहीं मिला रही थी जो आज मिल गई? बता देख, शर्मा मत। हाँ बोल दे, दादी ना तेरी बड़ी फ्रैंक है। भाई साहब, आप लोगों के सामने मैं अपनी खुशी बांटने आई क्यों? पापा कहाँ है? तेरा बाप तो ऑफिस में है, अब तो रात को 7 बजे आएगा। पर तू ऑफिस से इतनी जल्दी क्यों आ गई? कहीं कोई घर पर आने वाला तो नहीं है? मैं जा रही हूँ कमरे में, पापा के आने के बाद ही बाहर आऊंगी। रात को खाने के टेबल पर क्या प्रीति, तुम भी ना, तुम्हारी बेटी शेयर के कॉल पुट की बात कर रही थी। 10,000 कमाए हमारी बेटी ने। और भी कमा लूंगी पापा। मैं तो चाह रही हूँ एक मोटा अमाउंट इन्वेस्ट करूँ। 25-30 लाख रुपए होते ना तो मज़ा आ जाता। 1 करोड़ तो शेयर से ही कमा के रख लेती मैं। फिर आपको ये नौकरी भी नहीं करनी पड़ती और मेरी शादी की टेंशन तो लेनी नहीं पड़ती। मम्मी के लिए डायमंड का सेट ला देती और दादी को 4 धाम करवा देती मैं। बच्चों के मुंह से निकली बातें माँ के मन में कितने दिनों तक रहती है ये तो हम जानते ही हैं। पूरी रात प्रीति कशिश की कही बात ही सोचती रहती है, जिसके कारण उसे नींद भी नहीं आती। प्रीति अपने कमरे से बाहर निकलती है और देखती है कि उसकी सास हॉल में बैठी हुई है। तुझे भी नींद नहीं आई ना बहू? मुझे भी। 25-30 लाख हम लाएंगे कहाँ से? वही तो माँ जी, हमारे पास है ही क्या? बाहर खड़ी एक खटारा कार जिसके 1 लाख के ऊपर कोई देगा नहीं, और दूसरा ये घर। अगली सुबह। अरे मम्मी, तुम ये क्या बोल रही हो? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत रिस्की है। ऊपर का फ्लैट क्यों बेच दे? रेंट पर लगा देंगे ना, बेचना क्यों है? अरे तू ज़्यादा दिमाग मत लगा बेटा, किराए में कितने ही पैसे आएंगे। बेचने में फ़ायदा है, मोटी रकम आएगी। और अगर तू उसे शेयर में ना भी लगा पाई तो FD कर देंगे। जितना किराया किराएदार देते उतने का तो ब्याज ही आ जाएगा। और शेयर में अगर तेरा कॉल लग गया तब तो करोड़पति बनना निश्चित है। क्यों करण? कशिश जब पैदा हुई थी ना, तभी पंडित जी ने कह दिया था कि हम लोगों को करोड़पति यही बनाएगी। ढूंढता हूँ मैं कोई फैमिली ऊपर वाले माले के लिए। करण ढूंढ लाता है ज्योति के परिवार को। ज्योति के परिवार में 3 ही लोग थे, ज्योति, ज्योति का पति वीरेन और बेटा राज। अब इतने छोटे परिवार को अपना फ्लैट कौन ना बेचना चाहेगा? आप जैसी किसी सभ्य फैमिली की ही खोज में थे हम। अब तो जीवन भर सहेलियों की तरह रहना है। अरे एकदम भाभी जी। और कुछ ही दिनों के अंदर ज्योति प्रीति के घर के ऊपर के फ्लोर में शिफ्ट हो जाती है। हाय, पूरा जी ही खराब हो गया। ला तो प्रीति पानी पकड़ा कुल्ला करो। अरे क्या बात हो गई माँ जी? आप तो छत पर गई थी ना? हमारे पड़ोस में तो सभी वेजिटेरियन है, तो ऐसा क्या देख लिया आपने? अरे बोलती नहीं हूँ मैं, पर अभी देखा तो छत पर। चलो, छत पर चिप्स कुरकुरे के पैकेट सब जगह गिरा पड़ा रहता था। आज पूरे छत पर प्याज लहसुन के चिप्स और कुरकुरे बिखरे पड़े थे। कहीं कहीं तो पोहे भी गिरे देखे मैंने, सब्जियों के छिलके भी थे। देख कर ना जी खराब हो गया मेरा। 2-4 पर तो बचते बचाते पैर भी पड़ गया। अब जो भी है तो खाने की चीज़ ही। दादी बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी। आजकल मैं भी ना छत पर जाती हूँ तो कोई ना कोई खाने की चीज़ गिरी रहती है, खास करके सब्जी के छिलके। लगता है ऊपर वाली भाभी छत पर ही सब्जियां काटती है। अरे तो हमने कब मना किया छत पर सब्जी काटने से? पर कम से कम जो कचरा फैला है उसे हटाकर तो जाए। मैं आज ही बात करती हूँ इस बारे में ज्योति से। कुछ देर बाद जैसे ही वीरेन अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाने के लिए निकलता है, प्रीति उसे टोकते हुए कहती है, और सब ठीक तो है ना वीरेन? जी भाभी, सब अच्छा है। फ्लैट लंबा चौड़ा है, छत भी अच्छा है, धूप भी अच्छी आती है, घर ऊंचा है ना आपका। मैं खुद भी छत पर आना चाह रही थी, पर सोच रही थी कैसे शुरू करूं। अब आपने बात छेड़ दी है तो कहती हूँ। आपको तो पता ही हम लोग प्याज व्याज नहीं खाते, पर आपको जो बनाना है अपनी रसोई में बना सकते हैं। पर कम से कम छत पर उन चीज़ों के छिलके तो मत छोड़िए। आज मेरी सास का पैर पड़ गया, जी खराब हो गया बेचारी का। और आपका बच्चा तो शहर के कितने बड़े स्कूल में पढ़ता है, ईटिंग हैबिट सिखाई नहीं लगता है। आए दिन छत पर चिप्स कुरकुरे के रैपर्स रहते हैं। अब हमारे घर पर तो कोई ये चीज़ खाता नहीं। तभी अंदर से शोभा कहती है, सिर्फ रैपर नहीं रहते बहू, चिप्स कुरकुरे भी गिरे रहते हैं। पूरी बात बताना। मैं अपने तरीके से बात कर रही हूँ ना माँ जी। बताओ वीरेन, अच्छा लगता है क्या? हम भी तो रहते हैं यहाँ। इस बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं था भाभी। मुझे काम से फुर्सत ही कहाँ होती है कि मैं छत पर जाऊँ। पर ठीक है, मैं बात करता हूँ ज्योति से।
वीरेन ज्योति से इस बारे में बात करता है और ज्योति झल्ला जाती है। इसीलिए मैं किसी और के घर में फ्लैट लेना नहीं चाह रही थी। मुझे पता था ये बातें होंगी ही। हो गई ना शुरू। अरे नहीं, मतलब बुरे तरीके से नहीं कह रही थी भाभी। उन्होंने बस ये कहा कि छत को साफ रखो, ये घर आपका भी है और हमारा भी। दोबारा ये बात निकली ना तो मैं भी अच्छे से जवाब दे दूंगी वीरेन। शाम को ज्योति और वीरेन अपने बेटे के साथ बाहर जा रहे होते हैं। उन्हें देखते ही शोभा टोक देती है। और कहाँ जा रही हो बेटा? मेरे बेटे को खाने का तरीका सिखाया गया है या नहीं वो बात की बात है आंटी जी, पर आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं। आपको दिख रहा है ना कि हम बाहर जा रहे हैं और बाहर जाते वक्त किसी को टोकते नहीं है। ये कहकर ज्योति इस रस्सा कस्सी को और कस देती है। 2 दिन बाद इस खराब माहौल को और खराब करती हुई शांति खाने की टेबल पर आकर कहती है, पिछले 3 सालों से मैं इस घर में झाड़ू पोछे का काम कर रही है भाभी। आज तक सीढ़ियाँ इतनी गंदी नहीं रही जितनी अब रहती है। कभी तेल, कभी साबुन और छत। बाबा रे बाबा, ये सब उस बच्चे का काम होगा। बच्चे की क्या गलती माँ जी? वो तो बच्चा है, उसकी माँ को समझना चाहिए ना। अब उसकी माँ समझे ना समझे, अगर सीढ़ियाँ और छत इसी तरह गंदे रहे ना तो 600 रुपये में मेरे से झाड़ू पोछा नहीं हो पाएगा। हाँ, हफ्ते में सिर्फ एक ही बार तो छत और सीढ़ियाँ साफ करती है तू। 600 में क्यों नहीं हो पाएगा शांति? अरे भैया, पहले आपके घर में इतनी गंदगी कहाँ रहती थी। अब तो तेल के दाग छुड़ाने में मुझे आधे घंटे से ऊपर लग जाता है और दूसरी जगह जाने में देरी हो जाती है ना। जितना वक्त सीढ़ियों को साफ करने में लग रहा है उतने में मैं दूसरे घर के काम भी कर लेगी। और मैं एक्स्ट्रा पैसे आप लोगों को देने थोड़ी ना कह रही हूँ। इस घर में अब नए लोग भी आ गए तो उसके हिसाब से आधे पैसे उनको भी देने चाहिए। आखिरकार गंदगी तो वही मचा रहे हैं। ये हुई ना बात शांति। इस घर में बिजनेस वुमन वाला दिमाग या तो तेरा है या मेरा। और शाम को शोभा पहले ही जाकर छत पर बैठ जाती है ताकि जैसे ही ज्योति छत पर चढ़े वो पैसे की बात कर ले। कुछ देर बाद ज्योति राज के साथ छत पर आती है। बच्चे को टहलने के लिए लेकर आई हो ज्योति बेटा, अच्छी बात है। चिप्स बहुत खाता है हमारा राज और गिराता भी है। वो क्या है ना बेटा, काम वाली कह रही थी कि अब वो सीढ़ियों और छत पर झाड़ू नहीं लगाएगी। आप लोग पैसे कम दे रहे होंगे आंटी जी। कम पैसे दे या ज़्यादा, आज तक पैसे तो हम ही दे रहे थे ना बेटा, पर पहले उसे कभी दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत तो अब शुरू हुई है जब से आप लोग आए हैं। अब यह घर आपका भी है और हमारा भी, और छत की सीढ़ियाँ तो दोनों परिवार इस्तेमाल करते हैं ना, तो उस हिसाब से आधे पैसे आपके भी देने बनते हैं। क्योंकि जब से आप लोग आए हैं सीढ़ियों में न जाने क्या क्या गिरा रहता है। और ये छत इसके कचरे के बारे में तो कितनी बार बता चुकी हूँ मैं। इस बारे में आपने हमें पहले तो बताया नहीं था आंटी जी। और अगर आपको पैसे लेने ही थे तो फ्लैट बेचते वक्त बोलना चाहिए था ना। अच्छा ठीक है, नहीं लेते पैसे, आप छत पर आना छोड़ दीजिए। ऐसा तो आप नहीं करेंगे ना? तो हम ये 500-600 रुपये की बात में बहस नहीं करना चाहते, पर अगर आप पैसे देंगे ही नहीं तो आपको सीढ़ियाँ गंदी करने में दुख भी नहीं होगा। इसलिए कहीं कहीं पैसे निकाल देने चाहिए ताकि पता चले कि घर अपना है, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है जहाँ खाया वहीं रख दिया। पैसे अगर दूंगी मैं तो फिर इस्तेमाल भी अच्छे से ही करूंगी। ज्योति को जाना नहीं है इन लोगों ने। और अगली सुबह से धूप खिलते ही अपना बोरिया बिस्तरा लेकर ज्योति छत पर बैठना शुरू कर देती है। कोई ज़रूरत नहीं है ऑफिस जाने की आपको। आपके ऑफिस के चक्कर में हमारा छत चला जाएगा। सब समझ रही हूँ मैं ये लोग क्या चाह रहे हैं। तुम्हारी बात में दम तो है ज्योति, वरना अचानक इन्हें छत में गंदगी देखने लग गई, सीढ़ियाँ साफ करने के पैसे मांगने लगे। मैं छत को हमारे हाथ से जाने नहीं दूंगा मम्मी, आप टेंशन ना लो। जैसे जैसे धूप आगे खिसकती जाती है ज्योति, राज और वीरेन भी अपनी चटाई घिसकाते जाते हैं। कुछ देर बाद शोभा धूप सेकने छत पर आती है। इन लोगों ने तो पूरी धूप ही रोक ली है, अब मैं कहाँ बैठूं? अरे ज्योति ज़रा साइड हो, मैं भी धूप सेकूं। उधर तो जगह है ना आंटी जी, उस साइड बैठ जाइए। इधर मैं प्याज काटूंगी तो फिर आपको दिक्कत होगी। और राज तू हमारी बातें सुनने बैठ गया क्या? पढ़ाई करने बिठाया ना मैंने तुझे कि लोगों की बातें सुनने? चल होमवर्क कर। प्लीज़ आंटी जी आप यहाँ से चली जाइए, राज को डिस्टर्ब होगा। बाप रे बाप, ये तो बड़ी सयानी निकली। धूप खुद रोक कर बैठ गई और चाहती है कि मैं छाँव में बैठूं ताकि मुझे ठंड लग जाए। शोभा नीचे आ जाती है और दोपहर में फिर से छत पर चढ़ती है और देखती है कि ज्योति घसकते घसकते दूसरी ओर आ गई है, पर धूप नहीं छोड़ी उसने। बाप रे दादी, आप तो ठीक कह रही थी। ज्योति भाभी तो इंडक्शन लेकर ही आ गई, यही खाना वाना बनाकर ही नीचे उतरेंगी लगता है। मुझे तो लगता है इन लोगों का इरादा हमारी छत पर कब्जा करने का है माँ जी।
ये शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। अगली सुबह सूरज की पहली धूप पड़ते ही मैं छत पर आकर बैठ जाऊंगी। और 7:15 होते ही प्रीति छत पर आ गई, एक हाथ में पंखा और चादर और दूसरे में सब्जियां लेकर। यहीं सब्जियां काट लूंगी और धूप भी सेक लूंगी। राज को स्कूल भेजने के बाद ज्योति ऊपर आती है। ओहो मैडम, आज पहले ही छत पर चढ़ी हुई है। बताओ जी, हमारा धूप सेकना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा इन लोगों को। पर इसे पता नहीं कि ज्योति कहाँ तक पहुंची हुई है। पूरा दिन धूप एक ही जगह तो रहेगी नहीं। धूप कुछ देर बाद जिस जगह पर पड़ती है ज्योति वहां जाकर बैठ जाती है। धूप जैसे ज्योति के पास आती, प्रीति उसके बाद वाली जगह पर जाकर बैठ जाती। इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। चलो ज्योति, अब सर को, अब धूप खत्म हो गई है। अभी कहाँ खत्म हुई है भाभी, अभी तो एक किरण धूप की आ रही है। मुफ्त में धूप मिल रही है तो पूरी तरह शाम जब तक ढलेगी नहीं, ये ज्योति भाभी नीचे नहीं जाएगी। अपने बेटों को पढ़ाकर यही बैरिस्टर बना देगी लगता है। अभी सबक सिखाती हूँ। और जहां बैठकर राज पढ़ाई कर रहा था, कशिश वहीं जोर जोर से गाना बजाने लगती है। गाना बज रहा है तो जरा हम भी नाच लेते हैं, क्यों कशिश दीदी? धूप की खत्म होने के बाद ही दोनों परिवार वापस नीचे आते हैं। ये लो, फिर इन लोगों ने छत बंद कर दी। अब चाबी लेने जाओ। छत हमारी भी तो है, फिर वो कैसे हमसे बिना पूछे छत बंद कर सकते हैं? मैं नीचे जाकर चाबी लेकर आती हूँ। ये एक अलग ही ड्रामा है, रोज रोज चाबी मांगने जाओ। ज्योति नीचे जाती है और प्रीति से चाबी मांगती है। वक्त बेवक्त आप लोग छत बंद कर देते हैं। वीरेन जी को रात को छत पर टहलना होता है, बेचारे टहल भी नहीं पाते। अब चाबी मुझे दे दीजिए, अब से मैं छत बंद कर दिया करूंगी। इस तरह छत की चाबी ज्योति ले लेती है, पर जैसे ही ज्योति के हाथ में छत की चाबियां आती हैं, टंकी में पानी चढ़ना बंद हो जाता है, जिसके कारण आज प्रीति ज्योति के फ्लैट में पहुंचती है। ये क्या बात है ज्योति? लाओ चाबी मुझे दो। तुम्हें चाहिए चाबी तो दूसरी बनवा लो। 2-3 चाबी तुम्हारे पास क्या छोड़ दिया हमने? टंकी में पानी चढ़ा ही नहीं। बाकी दिन तो तुम सुबह सुबह छत पर आकर डेरा जमा लेती थी, और चाबी मिलने के बाद छत पर एक बार भी नहीं गई। हो गया ना पानी खत्म, अब तो प्रॉब्लम सबको होगी। गुस्से में प्रीति ज्योति से छत की चाबियां लेकर छत पर चढ़ती है। छत पर सजी बगिया देखकर उसका दिमाग घूम जाता है। बाप रे बाप, ये कैसे धूर्त लोगों को हमने अपना घर बेच दिया। छत की चाबियां लेते ही आधे हिस्से में गमले लगा दिए। इसीलिए ना लोग आजकल किसी पर भरोसा नहीं करते। पौधा लगाना तो अच्छा होता है आंटी जी, आप मेरी मम्मी को धूर्त क्यों कहती हो? मैं मम्मी को बता दूंगा। राज जाकर अपनी माँ को ये बात बता देता है। धूर्त, अभी मैंने इनको अपनी धूर्तता नहीं दिखाई ना, तो बताती हूँ। छत पर गमले लगा दिए तो क्या पाप कर दिया मैंने? सच कह रही हो तुम? लगता है इन लोगों को हमारे पैसे चुभ गए। और नहीं तो क्या सोचा होगा। 34-35 साल के लड़के ने 30 लाख रुपए एक बार में नगद गिनकर दे दिए। छोटा सा परिवार है, साथ में ज्यादा लोगों का सपोर्ट नहीं है, तो हम इन पर हावी हो सकते हैं, पर वो नहीं जानते कि ज्योति क्या चीज है। धूर्तता तो अब होगी। जिस छत को ये हमसे छीनना चाहते हैं ना, उस छत पर अपना हिस्सा लेकर आऊंगी मैं। यहाँ ज्योति अपनी बातें अपने घर वालों के सामने रख रही थी, तो वहाँ प्रीति भी इस बारे में सबके सामने चर्चा कर रही थी। आधे हिस्से में हम भी गमला लगा देते मम्मी। मुझे तो ये ज्योति भाभी के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। कहीं उन्होंने छत पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया तो? हे भगवान, ये कैसा टेंशन पाल लिया है हम लोगों ने। और अगली सुबह करण नर्सरी से 40 गमले लेकर आ जाता है। अगर आधे छत पर उसके गमले रहेंगे तो आधे छत पर हमारे भी रहेंगे। सभी 2-2 गमले उठाओ और छत पर ट्रांसफर करना शुरू करो। सभी गमले लेकर छत पर चढ़ते हैं कि छत पर लगा ताला देखकर दिमाग घूम जाता है। ये सब क्या है वीरेंद्र? तुम लोगों ने छत का ताला क्यों बदला? ताला खोलो। ताला तो अब नहीं खुलेगा करण भाई साहब। छत पर जाकर वीरेन अंदर से ताला बंद करके बैठ जाता है। छत की सफाई के पूरे आधे पैसे देती हूँ मैं, तो हिस्सा तो छत का आधा हमारा भी बनता है आंटी जी। ज्योति ने तो हद ही पार कर दी थी। अपना बोरिया बिस्तरा लेकर ज्योति छत को अंदर से बंद करके वहीं जम गई थी। अब तो हमें भी ज्योति की तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। करण कंस्ट्रक्शन वाले को बुलाकर छत पर जाने के लिए दूसरी सीढ़ियां निकलवा लेता है। आप बोल ज्योति। कशिश के 10,000 रुपए का कॉल इतना भारी पड़ता है कि करण को ऑन पेपर्स अपने छत को आधे आधे हिस्से में बांटना पड़ता है। मम्मी मामी जी का कॉल आ रहा है, जरा बात कर लो। लगता है कोई जरूरी बात है। सुबह से तीसरी बार कॉल कर दिया है मामी जी ने। देख लीजिए सुगंधा जी, कहीं इस उम्र में आपकी भाभी आपके भाई से डिवोर्स तो नहीं ले रही? मैं तो चाहती हूँ कि ले डिवोर्स भाभी और विनोद को अकेला छोड़ दे, इसी लायक है वो।
पर पता नहीं पिछले जन्म में क्या पुण्य किया है उसने कि बीवी सेवा करने वाली मिली, बेटा श्रवण मिला। ला दे फोन, मुझे बात करती हूँ प्रेम। सुगंधा मुंह बिचकाकर आंखों को आड़ा टेढ़ा मटकाकर अपनी भाभी को कॉल लगाती है। प्रणाम भाभी, कैसी हैं आप? कैसे याद किया आपने अपनी छोटी ननद को? वरना जो भी सवाल जवाब रहता है वो तो आप दीदियों से पूछ लेती है। मुझे तो कौन ही पूछता है मेरे मायके में। अरे नहीं दीदी, ऐसा मत बोलिए। आपसे भी ना राय मशवरा किए हम कोई काम करते हैं क्या? तो मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि आपकी भतीजी की शादी है तो आना है आपको। यह क्या बात हुई भाभी? कौन है लड़की? ना रोके पर बुलाया, ना लड़की के बारे में बताया और सीधा शादी पर बुला रही है। ऐसी शादी में मुझे नहीं आना। आपका इनविटेशन आप अपने पास रखिए। ये कहकर सुगंधा गुस्से में फोन रख देती है। क्या हो गया, इतना चिढ़कर क्यों फोन रख दिया तुमने? और किसकी शादी है? नितिन, और किसकी? शादी की तारीख निकल गई है तो सीधा शादी पर बुलाने के लिए फोन किया जा रहा है। यह इज्जत है बुआ की? अरे इनकी शादी के एक रात के खाने के लिए मरती हूँ क्या मैं? माना हालत इतनी अच्छी नहीं है हमारी, पर रोड के भिखारी नहीं है। हर रोज रेस्टोरेंट नहीं जाते तो क्या हुआ, महीने में 4 बार तो चले ही जाते हैं। और उनकी तरह 4 गाड़ियां नहीं है हमारे पास तो क्या हुआ मम्मी जी, 1 कार तो है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे मन में आपके लिए इज्जत है जो उन लोगों के मन में नहीं है। सही कह रही हैं आप, कोई नहीं जाएगा वहां। अरे तो हमें वहां कौन सा जाकर बसना है? जाएंगे, खाएंगे और आ जाएंगे। किसी से ना बोलेंगे ना चालेंगे। अगर वहां जाएंगे नहीं तो अंदर की बात पता कैसे चलेगी? जरा दिमाग तो लगाइए सुगंधा जी। अचानक कैसे शादी हो क्यों रही है नितिन की? कहीं कोई और बात तो नहीं? कहीं माँ बाप के प्यारे बेटे ने कोई कांड तो नहीं कर दिया? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कहीं नितिन के लव मैरिज तो नहीं हो रही? जैसे ममता दोबारा कॉल करती है सुगंधा फोन उठा लेती है। माफ कीजिए दीदी, हमें भी कौन सा पता था कि ये सब होने वाला है। वो तो नितिन के ऑफिस में एक लड़की है जिसे वो पहले ही शादी का वादा कर चुका था। अब लड़की के घर वाले हड़बड़ी में उसका रिश्ता कहीं और तय करने वाले थे, इसलिए ये तुरंत लड़की को लेकर यहाँ आ गया। अब ऐसे में हम क्या मेहंदी क्या संगीत करें? हड़बड़ी में शादी हो रही है, 1 हफ्ते बाद की डेट निकली है। जैसे ही हमें सब कुछ क्लियर हुआ हमने आपको बता दिया। आपको क्या लगता है भाभी कि मेरा भतीजा किसी को पसंद करेगा, अपने मन से शादी करेगा और मैं मुंह सुजाकर बैठ जाऊंगी? ना ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि बच्चे अपने मन के जीवन साथी के साथ रहे। कम से कम उस घर में जो मेरे साथ हुआ था वो मेरे भतीजे भतीजी के साथ तो ना हो। पर एक बात मुझे आपकी बहुत बुरी लगी है, घर की ननद को फोन करके कौन न्योता देता है? मेरा तो मायका है, मैं उठकर आ जाऊंगी, पर आपके जीजा जी का क्या? तभी ममता के हाथ से फोन लेकर विनोद कहता है, जीजा जी के लिए तो मैं आ रहा हूँ कल तुम्हें और जीजा जी को लेने। तुम टेंशन क्यों लेती हो सुगंधा? मिठाई का डब्बा और महेश की चाट, बस इतना काफी है जीजा जी का दिल खुश करने के लिए। देख लेना, तुरंत मान जाएंगे वो। कल आऊंगा और सीधा जीजा जी के पैरों पर गिरकर इस तरह न्योता देने की माफी भी मांग लूंगा। ठीक है ना? चल अब तू सामान पैक करना शुरू कर दे। हाँ, कितने प्यार से कह रहा है सामान पैक कर। और जब 19 साल की उम्र में मैं सामान पैक करके अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी तब तो मेरा दुश्मन बनकर मेरे सर पर खड़ा हो गया था। आज जब अपने बेटे की बारी आई तो कैसे झुक गया। यही दुनिया है। उस वक्त तूने मेरे साथ धोखाधड़ी की थी ना विनोद? अब मेरा वक्त है, मेरी बारी है। खुद की बीवी इतने रईसों के घर की लाया था कि दहेज में आए सामान से ही 3 कमरे भर गए थे और मेरी शादी भूखे नंगे के यहाँ कर दी। और दहेज में क्या दिया? 5100। तेरे कारण अपनी सास के बड़े ताने सुनने मिल रहे हैं मुझे। तेरे घर में भी खुशियां मैं रहने नहीं दूंगी। निधि बेटा, सामान बांध लो, जरा तुम्हारी मामी सास को भी पता चले कि असली बहू होती कैसी है। मैं समझ गई मम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए। और अगली सुबह विनोद के साथ सुगंधा और उसका पूरा परिवार विनोद के घर आ जाता है। दिखावे में तो सुगंधा माहिर थी और उसका ड्रामा अच्छी बुआ बनने का शुरू हो जाता है। नहीं नहीं भाभी, आप मेरा हाथ नहीं पकड़ेंगे। भले ही मेरे बेटे की शादी में भैया ने 11,000 से ऊपर ना दिए हो, पर मैं तो पूरे 21,000 रखूंगी मेरे नितिन के हाथ में। ले बेटा। और तेरे प्रेम विवाह के निर्णय से मैं बहुत खुश हुई हूँ बेटा। मन में जो हो ना उसी से शादी करनी चाहिए। पता चला तो अपने माँ बाप के कहने पर अरेंज मैरिज कर लेता और पूरी जिंदगी लड़की भी कुड़ती और तू भी। मुझे लगा था दीदी कि आपकी नाराजगी यहाँ आने तक बनी रहेगी, पर नहीं, कसम से आपको अपने भतीजे से बड़ा प्यार है। बहुत ही अच्छे से प्रिया और नितिन की शादी हो जाती है और बहू बनकर प्रिया नितिन के घर आ जाती है। शादी के बाद अब कितने ही दिन मेहमान रुकते, अगली सुबह होते होते सभी निकलने लगते हैं। वैसे तो घर पर भी बहुत काम है मुझे, पर ऐसे ही बहू को छोड़कर चले जाऊंगी तो ठीक नहीं लगेगा नितिन बेटा।
अब देख वो तो दूसरे घर से आई है, उसे नियम कानून पता ही कहाँ है। और तेरी माँ जितनी सीधी है, मुझे लगता नहीं कि वो बहू को घर के नियम कायदे सिखा पाएगी। बाकी ननद जिनके पैर पूजे जाते हैं वो तो बड़े बड़े घरों में ब्याह करके गई, उन्हें कहाँ फुर्सत रुकने की। अब घर पर कोई जिठानी होती तो उसे देखकर सीखती भी, पर यहाँ तो तू इकलौता है। अरे दीदी ये क्या बात कर दी आपने, है तो जिठानी निधि। मैं मामी जी, मैं यहाँ रुक जाऊंगी तो मम्मी जी का वहां मन नहीं लगेगा। मैं क्या कहती हूँ मम्मी जी, इन्हें और पापा जी को तो दुकान संभालना है, तो इन्हें लौटने देते हैं ना, आप और मैं यहीं रुक जाते हैं नई दुल्हन के साथ। बस यही चीज ना मुझे इस लड़की की भा जाती है भाभी, मेरे बिना कहीं जी ही नहीं लगता इसका। लोगों को तो लगता ही नहीं कि निधि मेरी बहू है, सब तो इसे मेरी बेटी समझते हैं। जीती रहे बेटा, जीती रहे। सभी बातें कर रहे थे, तभी पहली रसोई के लिए प्रिया अपने कमरे से बाहर आती है और उसे देखते ही गले को खराशते हुए सुगंधा इशारा करती है। मैं पानी लेकर आती हूँ बुआ जी, मौसम बदल रहा है ना, आपके गले में खराश हो गई है। अरे थोड़ा तो दिमाग चलाओ प्रिया, अभी तो पापा जी और ये निकले भी नहीं है, और मामा जी भी तो यहीं बैठे हैं। घर में बड़ों के सामने सर तो ढकना चाहिए ना तुम्हें, हाँ? और तुम्हें तो आए 2 दिन हुए हैं, मुझे देखो 3 साल हो गए शादी को, सर से पल्ला हटा क्या? ओह सॉरी बुआ जी, सॉरी पापा जी, गलती हो गई। ठीक है फिर आप लोग रस्में आगे बढ़ाइए, हम निकलते हैं। निधि के कहते ही प्रिया अपना सर ढक लेती है और पहली रसोई की तैयारी करने रसोई में चली जाती है। ये तुमने दूध क्यों चढ़ाया है और आटा लगा रही हो? पूरी बनाने का इरादा है क्या तुम्हारा? हाँ भाभी, क्यों नहीं बनाऊं क्या? बाप रे, कितना कुछ सिखाना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारे ससुराल में पहली रसोई में गुड़ का शीरा बनता है, अब गुड़ का शीरा बनाना तो आता होगा तुम्हें। शीरा? अरे मतलब हलवा भाई, इतना भी नहीं पता इसे। अच्छा छोड़ो, मैं बताती हूँ कैसे बनाना है, मगर इस बारे में किसी के सामने कुछ कह मत देना, वरना मामी जी मेरी खटिया खड़ी कर देंगी। सुगंधा की परछाई निधि रसोई में वही कर रही थी जो सुगंधा चाहती थी, और हॉल में बैठी सुगंधा अपना काम। दिन भर सर ढके ढके प्रिया के सर में दर्द तो नहीं हो जाएगा दीदी? बोलना तो नहीं चाहिए वैसे, मेरे सामने सर ढकना तो तुम्हारा भी बनता है भाभी, क्योंकि ननद भाभी से औहदे में बड़ी होती है, पर यहाँ तो तुमने शुरू से संस्कारों पर लात ही मार दी है। तो क्या कहूँ, बहू को भी सिखा दो ये सब। आज सर नंगा किया है, कल तुम सबको कर देगी। सुगंधा बिल्कुल ठीक कह रही है ममता, एक तो इतनी हड़बड़ी में शादी हुई है, कल को पता चला लड़की हमारे सर पर चढ़कर नाचने लगी। तुम अगर एक बार को सामने से कुछ बोलोगी तो तुम्हारा और बहू का रिश्ता खराब होगा, पर बुआ सास बोलेगी तो वो पलट कर जवाब ही नहीं दे पाएगी। वही तो भाभी, समझाइए भैया, मैं तो खुद प्रिया के सामने बुरी बन रही हूँ इस घर को बसाए रखने के लिए। और 1 घंटे की मेहनत और मशक्कत के बाद प्रिया बनाकर लाती है गुड़ का हलवा। ये आप सबके लिए गुड़ का हलवा काली तिल के साथ। ठीक है बहू, तुम जाओ कमरे में और अपना बैग खाली कर लो। और जैसे ही प्रिया वहां से जाती है, यहाँ सुगंधा शुरू हो जाती है। ये कैसा प्यार किया बेटा तूने प्रिया से, ये भी नहीं बताया उसे कि तेरे घर पर सबको शुगर है। बताओ, पूरे गुड़ का हलवा बनाकर ले आई, वो भी काले तिल के साथ। और तिल पेट के लिए कितना भारी होता है पता नहीं है क्या उसे? भैया आपको खाने की जरूरत ना है, आपको ऐसे भी भारी खाना हजम नहीं होता। एक काम करो निधि, तुम जाकर सभी के लिए नाश्ता बना लो। मैंने तो 3-4 बार मना किया प्रिया को, पर वो कह रही थी उसके घर में पहली रसोई पर यही बनता है, तो मैं क्या करती। अब मैं अभी सभी के लिए नाश्ता बना देती हूँ। कुछ देर बाद चक्कर लगाते लगाते सुगंधा जाती है प्रिया के कमरे में। बेटा ये कैसे 2 रुपए के कपड़े पैक किए है तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए, हैं? बड़े गरीब घर की आ गई तुम तो। मेरा मतलब है हमारे घर पर ना ऐसे कपड़े नौकर भी नहीं पहनते। ये लाल साड़ी देखो क्या चटक रंग है इसका, इसे तुम यहाँ मत पहनना। लाओ ये साड़ी मुझे दे दो, मैं अपने घर के काम वाले को दे दूंगी। जी बुआ जी। तुम अपने सारे कपड़े अलमारी में रख लो, तब तक मैं अपने कमरे में जाकर एक नींद ले लेती हूँ। यहाँ सब हो जाए तो मेरे कमरे में आ जाना, मेरे घुटने बहुत दर्द कर रहा है। हद कर दी इस बुआ जी ने, लगता ही नहीं कि मैं सांस भी ले पाऊंगी यहाँ। खैर बस 2 दिन बीत जाए और हनीमून के लिए निकल जाऊं मैं। आज रात प्रिया बड़ी एक्साइटेड थी, क्योंकि कल सुबह वो अपने पति के साथ हनीमून पर जाने वाली थी, पर उसकी एक्साइटमेंट पर लग जाता है बड़ा सा ताला जब सुगंधा कहती है, क्या नितिन तू और बहू हनीमून पर जा रहे हो? अरे भाई मुझे बताना तो चाहिए था, मुझे तो पता ही नहीं था। वो तो बहू ने कमरे से बैग बाहर निकाला तो मुझे पता चला। अरे दोपहर में सत्यनारायण की कथा रखी है घर पर,
मुझे पता होता कि आज तुम दोनों को निकलना है तो डेट आगे बढ़ा देती। अब जोड़े के बीच सुख शांति जरूरी है कि ये हनीमून बोलो? पूजा ज्यादा जरूरी है दीदी, आप ठीक कह रही हैं। एक काम करो बहू, तुम हनीमून पर कुछ दिनों बाद चली जाना, आज पूजा कर लो। गुस्से में प्रिया अपना बैग वहीं पटक कर कमरे में चली जाती है। पता नहीं क्या समझती ये लोग। अरे हनीमून कोई कैंसिल करता है क्या किसी का? हाय राम, ये किस तरह बैग पैक कर गई है ये लड़की। लगाम कस के रख नितिन बेटा। मैंने तो सोचा था कि देखूंगी नई बहू अपने प्यार के चक्कर में कितना कुछ बर्दाश्त कर लेती है, पर ये तो कुछ भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। कल ही मुझसे कह रही थी मैं जींस कब से पहन सकती हूँ। अब बताओ, इस घर में हमारी लड़कियों को जींस पहनने की परमिशन नहीं मिली और इसे कल से ही पहननी है जींस। क्या लगता है ममता जी आपको, जल्दबाजी में इस रिश्ते के लिए हाँ करके हमने कोई गलती तो नहीं कर दी? अपने मायके में रायता फैलाकर बुआ जी बड़ी खुश थी। मुझे लगता है प्रिया के सामने आप बहुत बुरी बन चुकी हो मम्मी जी। अब इमेज क्लीन करने का वक्त आ गया है। हनीमून पर जाने को नहीं मिला, कितनी दुखी होगी प्रिया। अब उसे ऐसे में कंधा कौन देगा। और सुगंधा जाती है प्रिया के कमरे में। रो मत बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, ये सब मेरे कारण हो रहा है। हे भगवान, भाभी मुझसे और कितना पाप करवाएगी। आप क्यों मेरे पैर पड़ रही है बुआ जी, और भाभी पाप करवाएंगे क्या? मतलब मैं समझी नहीं। अरे ये सब जो मैं तुझसे कह रही थी ना, वो मेरे शब्द नहीं थे, तेरी सास के शब्द थे। इस घर में पहले से यही होता आया है बेटा, हर बार किसी न किसी को बलि का बकरा बना दिया जाता है। वरना तुम ही सोचो, अपना घर अपना पति छोड़कर मैं यहाँ क्यों बैठे रहूंगी। अब मुझसे ज्यादा ड्रामा नहीं हो पाएगा, मुझे माफ कर देना। क्या? पर मम्मी जी ने ऐसा क्यों किया? सिर्फ तेरी सास नहीं, तेरा ससुर, सब तो वैसे ही है बेटा। अब नितिन ने तुझसे शादी करने की जिद पकड़ ली थी तो उन्हें हाँ करना पड़ा, पर अब वो चाहते हैं कि मैं तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करूं कि तू खुद इस घर को छोड़कर चली जाए। कुछ दिन से मैं देख रही हूं कि नितिन भी अपने पेरेंट्स की बात मान रहा है, वरना आज के जमाने में किसकी बहू सर पर पल्ला रखती है। अरे मेरी निधि तो अपने ससुर के सामने भी जींस टॉप पहनती है। वो तो यहाँ हमसे ड्रामे करवाए जा रहे हैं बेटा। पूरी तरह रायता फैलाने के बाद बुआ जी तो निधि के साथ अपने ससुराल निकल लेती है, पर यहाँ प्रिया का दूसरा ही रूप लोगों के सामने आता है। स्लीवलेस टॉप और जींस पहनकर प्रिया अपने कमरे से बाहर आती है। ये कैसे कपड़े पहने हैं बहू तुमने? मेरे कपड़े पसंद नहीं आ रहे तो आप अपनी आंखें क्यों नहीं बंद कर लेती मम्मी जी? भूलिए मत, ये घर जितना आपका है उतना मेरा भी है। ये तुम किस तरह से मम्मी से बात कर रही हो? शर्म लिहाज बेच दिया है क्या? और करो लव मैरिज। जिस दिन प्रिया अपने घर से उठकर यहाँ आकर बैठ गई थी ना, उसी दिन मैं समझ गया था कि ये लड़की कैसे घर से आ रही है। बिना शादी के कोई लड़की किसी लड़के के घर पर आकर बैठती है क्या? ये सब साजिश थी, साजिश। इसी बहाने शादी के खर्चे से बच गए, समझी जी। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी आपकी बेटी से शादी करने में, वही बावला हुआ पड़ा था क्योंकि मेरा रिश्ता कहीं और हो रहा था। और 2 ही मिनट में ममता और विनोद का घर बिखर जाता है। अब हर रोज प्रिया दूसरे ही माइंडसेट से उठती और बेकार की बातों के कारण घर का माहौल खराब हो जाता। एक गलतफहमी दूसरी गलतफहमी को पैदा करती है और दूसरी तीसरी को। हालत ऐसी हो जाती है कि प्रिया अपने मायके वालों को अपने ससुराल बुला लेती है। तो आप अपनी बेटी का पक्ष लेने आए हैं, हमें भी कोई शौक नहीं है इस रिश्ते को बनाए रखने का। ले जाइए अपनी बेटी को, लॉयर से मैं बात कर लूंगा। पापा ठीक कह रहे। पापा जी, लगता है मैंने जल्दबाजी में शादी कर ली आपकी बेटी से। और जैसे ही प्रिया अपने घर वालों के साथ निकलने लगती है, सामने से प्रेम अपनी माँ का हाथ पकड़े वहां आता है। ये देखो मम्मी, ये क्या किया तुमने? जब भी मुझे पैसों की जरूरत पड़ी हमेशा मामा जी मेरे साथ खड़े रहे। पापा जब अस्पताल में एडमिट थे तब पैसे किसने दिए थे? मामा जी ने मदद की थी। मेरा रिश्ता किससे करवाया था? मामा ने। और भाभी के कान भर भर कर तुमने उन्हीं का घर तोड़ दिया। ये क्या कह रहा है बेटा तू? अब के घर की शांति को भंग करने वाली कोई और नहीं, मेरी माँ ही है। तुम्हारी बुआ है नितिन, प्रिया भाभी की कोई गलती नहीं है। आप सबके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग मम्मी ने ही पैदा की क्योंकि उन्हें लगता है कि पापा ने उनकी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में करवाई, उससे नहीं करवाई जिससे मम्मी प्यार करती थी। तुम जिससे प्यार करती थी वो नशेड़ी था, दुनिया भर की बुरी आदतें थी उसमें, 4 बार जेल जा चुका था। उससे करवाता क्या तेरी शादी में? और तेरे एक पैर में प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के साथ कोई भी तुझसे शादी करने को तैयार नहीं था सिवाय जीजा जी के। मैंने तो अपने हिसाब से अच्छा घर ढूंढ कर दिया था तुझे,
मुझे क्या पता था कि उस कड़वाहट को तू ऐसे अपने मन में बसा कर बैठी है कि मेरे ही घर को जला देगी। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बदले की आग में मैं इतना गिर गई कि अपने भतीजे के घर को तोड़ने चली थी। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। नितिन, मुझे माफ कर दो। सबसे ज्यादा दुख तो मैंने तुम्हें दिया है। प्रिया, ये सब मेरे कारण हुआ बेटा। तेरी सास ने कभी मुझे कुछ भी करने को नहीं कहा था, वो तो तुझे अपनी बेटी मानती है। पापा, मम्मी, भैया, आप सब वापस जा सकते हैं। मेरा ससुराल मेरा घर है, मैं यहीं रहूंगी। और बुआ जी, आपको भी मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जो हुआ उसे भूल जाइए, हम नई शुरुआत करेंगे। ये कहानी शुरू होती है चिल्ड्रंस पार्क से, जहां रोज की तरह जूली और अमन आइसक्रीम खा रहे थे। क्या हुआ जूली, आज मेरा जुगनू चमक नहीं रहा है? किसी ने कुछ बोला क्या? मम्मी ने डांटा क्या? तुम ये सब जानबूझकर करते हो क्या? भगवान जाने। इस तरह पार्क में बैठकर आइसक्रीम खाने से हमारा जीवन नहीं चलने वाला। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मेरे घर वाले मेरे लिए एक ऐसे लड़के की तलाश में है जो अच्छे घर का हो, अच्छा कमाता हो। और ऐसे ही एक लड़के को मैं जानती भी हूँ जो रोज मेरे साथ आइसक्रीम खाने जरूर आता है, पर उसे एक स्टेप आगे लेकर मेरे घर वालों से मिलना नहीं है। अरे मैंने कब मना किया जुगनू, तुम कहो तो। अच्छा, मैं जो कहूंगी तुम वही करोगे? अच्छा, तो फिर मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे प्रपोज करो, तो तुमने मुझे प्रपोज क्यों किया? 28 साल के ऐसे ही तो नहीं हो गए तुम? खुद की भी बुद्धि लगानी चाहिए ना कि सब कुछ मैं ही बताऊं। अच्छा, सॉरी, माय फॉल्ट। मैं कल ही तुम्हारे परिवार वालों से मिलता हूँ। अब प्रॉब्लम सॉल्व? हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, क्योंकि तुम मेरे घर वाले से मिल लोगे, पर शादी के बाद मुझे तुम्हारे परिवार वालों के साथ रहना है और मैं नहीं जानती कि वो कैसे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं उनके साथ एडजस्ट कर पाऊंगी कि नहीं। शादी के बाद बहुत ड्रामे होते हैं, ये पहनो, वो पहनो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, और तुम्हें पता है ना मुझे बंदिशें बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि मेरे घर में किसी को किसी बात की पाबंदी नहीं है। जिसे जो मन में आता है वो पहनता है, यहाँ तक कि मेरी मम्मी मेरे ट्राउजर भी पहन लेती है। अब तुम बोलो कब मैं अपने पेरेंट्स को यहाँ बुला लूँ? व्हाट? ओ माय गॉड, लगता है आज मेरे 16 सोमवार का फल मुझे मिल रहा है। फिर तो तुम अपने परिवार वालों को लेकर मेरे घर जल्दी से आ जाओ। और अमन बिना देरी किए अपने परिवार वालों के साथ जूली के घर पहुंच जाता है, जहां अपनी होने वाली सास को जींस और टी शर्ट में देखकर जूली तो हक्की बक्की रह जाती है। मतलब अमन सच कह रहा था? मुझे लगा उसकी मम्मी घर में शर्ट ट्राउजर पहनती है। वो तो अपनी बहू को देखने भी ऐसे ही कपड़ों में आ गई। सोचो तो मम्मी, ये लोग कितने मॉडर्न है। हाँ बेटा, मेरा तो जी भर आ रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कि बात पक्की हो जाएगी और सब अच्छे से हो जाएगा। तुम उनके घर में ना बहुत सुखी रहोगी। जो लोग खुद इतने मॉडर्न हैं वो तुझे कभी किसी बात के लिए मना ही नहीं करेंगे। आगे बढ़कर जूली अपनी होने वाली सास के पैर छूती है तो मोना कहती है, हमारे घर में तो बेटियां गले लगती है, पैर नहीं छूती। आजा बेटा, गले लग जा। और ये क्या बहन जी, आपने जूली को पहले ही साड़ी पहन कर रखा है। हमने ऐसा थोड़ी ना कहा था कि हमें लड़की को साड़ी में देखना है। जाओ बेटा, तुम्हें जो कपड़े कंफर्टेबल लगते पहन कर आओ, क्योंकि हमारी बातचीत लंबी चलने वाली है। आप लोग जूली को देखने आए हैं और ये बात समाज में फैल जाती कि जूली लड़के वालों के सामने भी घर के कपड़ों में थी, तो हमारी तो बदनामी हो जाती ना। इसलिए हमने जूली को साड़ी पहनने के लिए कहा था। अरे पर ये बात बाहर जाएगी क्यों? हम लड़की को देखने नहीं, डन करने आए। अब जब दोनों बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो हमें तो बस इनकी खुशी में शरीक होना है। और ऐसा ही होता है। उसी वक्त दोनों परिवार की रजामंदी से अमन और मोना की सगाई हो जाती है। 2 महीने बाद अमन अपनी माँ को फोन लगाता है। आज मैं बहुत खुश हूँ मम्मी, मेरे ऑफिस वालों ने मुझे हमारे ही शहर में ट्रांसफ़र दे दिया है। अब मैं आराम से जूली के साथ अपने घर पर रह सकता हूँ। आप तो बस शादी की तारीख निकलवाइए मम्मी। ये तो बहुत अच्छा हुआ बेटा। हम तो हमेशा से चाहते थे कि हमारी बहू हमारे साथ रहे। पर एक प्रॉब्लम है मम्मी, जूली के घर वाले चाहते हैं कि उसकी शादी इस शहर से हो, यानी कि बेंगलुरु से, ना कि दिल्ली से। अब हम यहाँ से इतने सारे लोग गाड़ी भर कर वहाँ आएंगे, उससे अच्छा है कि तू वहीं शादी कर ले और डायरेक्ट बहू को लेकर यहाँ आ जा। क्या? और नहीं तो क्या, हमने तो बहू को देख ही लिया है, उसके परिवार वालों से भी मिल लिया है। अरे तू कर लेना शादी, हमें कोई एतराज़ नहीं है। बैंड बाजे के साथ अमन बारात लेकर जूली के दरवाजे पर पहुंच जाता है और जूली को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर और अपने शहर दिल्ली ले आता है। दरवाजे पर निकिता अपनी भाभी की आरती करने के लिए आती है।
बाकी सब तो ठीक है, पर ऐसे कपड़ों में घर की नई बहू का स्वागत कौन करता है? आज के दिन के लिए कम से कम दीदी को नए कपड़े ले लेने चाहिए थे ना। मॉडर्न होना अपनी जगह पर है, पर शादी ब्याह में जींस टी शर्ट। अरे भाभी, कहाँ किन ख्यालों में खो गई आप? अभी कमरे में जाने में वक्त है। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं तो आपको देख रही थी, कितनी सुंदर दिख रही हैं आप। मांगे हुए कपड़ों में ना मैं हमेशा सुंदर ही लगती हूँ भाभी। सारी रस्मों के बाद जूली अमन के साथ अपने कमरे में चली जाती है और अनपैकिंग करना शुरू करती है। और कितनी देर इंतजार करवाओगी जुगनू? ये निकम्मा बैग खुले तब तो अमन, इसी में मेरे कपड़े रखे हुए हैं। अब इस भारी लहंगे में तो मैं सो नहीं सकती। ओहो हो बेबी, बस इतनी सी प्रॉब्लम, तो मेरे कपड़े पहन लो ना। तुम्हारे कपड़े अजीब नहीं लगेंगे मेरे ऊपर? हमारा साइज कहाँ सेम है? हमारे घर में हम सब ऐसे ही कपड़े लेते हैं जो 2 साइज के लोग पहन सकें। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मेरे कपड़े परफेक्ट आएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। जूली को अमन के कपड़े बिल्कुल सही आते हैं और वो उन्हीं कपड़ों में सो जाती है। अगली सुबह घर की नई बहू की तरह जूली साड़ी पहनती है, गहने पहनती है और सज धज कर अपने कमरे से बाहर आती है। ऐसे कपड़े पहनती हो क्या तुम बेटा? क्यों पापा जी? नहीं मतलब बहुत हैवी हैवी नहीं लगता? देख हमारी नैन्सी को, ये तो कभी शॉर्ट्स या ट्राउज़र के अलावा कुछ पहनती ही नहीं। तभी अपने कमरे से निकलकर मोना बाहर आती है और उसने वही कपड़े पहन रखे थे जो पिछली रात सौरव ने पहने थे। मम्मी जी ने तो वही कपड़े पहन रखे हैं जो मेरे गृह प्रवेश के वक्त पापा जी ने पहन रखे थे। ये क्या बात हुई? बिल्कुल सही कह रहे हैं तेरे पापा जी बेटा। ये साड़ी सूट को छोड़े न जाने कितने ज़माने हो गए मुझे। पहले मैं भी ना बड़े शौक से रोज़ नई नई साड़ियाँ पहनती थी। और जब मैडम नई साड़ियाँ पहनेगी तो साथ में उसके मैचिंग की चूड़ियाँ और बलिया तो लाने के लिए कहेंगी मुझसे। इनके श्रृंगार के पीछे जेब खाली हो जाती थी मेरी। पर उस वक्त मुझे ये समझ में कहाँ आता था। फिर समझ में आया क्या फ़ायदा इतनी बड़ी साड़ी पहनने का। उसे धो, फिर सुखाओ, फिर समेटो। और साड़ी को समेटना भी ना खुद में एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। पहले तो काम भी बहुत होता है, अभी के जैसा तो था नहीं। मेरे साथ ना मेरी जेठानी भी रहती थी। मैं उनसे कहती थी साड़ी का एक छोरा पकड़ने के लिए, ताकि साड़ी समेटने में आसानी हो। पर उन्हें जलन ही इतनी थी कि वो मेरी इस काम में बिल्कुल मदद नहीं करती थी। साड़ी बांधने में भी तो वक्त जाता था, ऊपर से साड़ी के साथ उसके मैचिंग का ब्लाउज स्टिच करवाओ, पेटीकोट खरीदो, कितना खर्चा। वही तो, ऊपर से ब्लाउज की फिटिंग जरा भी 19-20 हुई तो और दिमाग खराब। और इसी सब झंझटों के कारण मम्मी ने साड़ी पहनना छोड़कर सूट पहनना शुरू किया। पर सूट में भी तो फिटिंग बड़ी ज़रूरी है। और फिर मम्मी ने सूट पहनना भी छोड़ दिया और हमारी तरह ऐसे ही कपड़े पहनने लगी। वो तो अपनी अपनी पसंद की बात है ना मम्मी जी। अब मैं अपने मायके से इतने सारे डिज़ाइनर कपड़े लेकर आई हूँ तो पहनूंगी तो सही। और मेरे साथ तो साड़ी को लपेटने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरी सारी साड़ियाँ ना रेडी टू वेयर है। अब जब पड़ोसी आएंगे और देखेंगे कि घर की बहू नाइट ड्रेस में है तो क्या सोचेंगे? अरे पड़ोसियों का तो काम होता है बातें बनाना, यह कौन सा हमारा खर्चा चला देंगे। और पूजनीय राजेश खन्ना जी क्या कर गए हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जूली को अपने ससुराल वालों की बातें कुछ समझ में नहीं आती। वो रसोई में जाती है और नाश्ते की तैयारी करती हुई अपनी माँ को कॉल लगाती है। मैं तो अपनी ननद को देखकर हैरान थी मम्मी। एक तो शादी में कोई पहुंचा नहीं और जब मैं यहाँ आई तो मेरी ननद टी शर्ट पैंट में थी। घर पर भाई भाभी आ रहे हैं यही सोचकर कपड़े बदल लेती, पर नहीं, ऊपर से आज मेरी सास ने वही टी शर्ट और पैंट पहना था जो कल पापा जी ने पहना था। तेरी सास अपने पति के कपड़े पहनकर कमरे से निकली थी, पड़ोसी के पति के कपड़े पहनकर नहीं। और तुझे क्या मतलब इन बातों से? कोई कुछ भी पहने, तो खुद उनकी लाइफ में रोक टोक करना चाह रही है। अब फिर वो लोग अगर तेरी लाइफ में रोक टोक करेंगे तो तुझे अच्छा लगेगा क्या? हाँ, तेरा जो फर्ज है वो कर और खुद जी और दूसरों को जीने दे। किसी ने सही कहा है, घर पर बैठे लोगों के दिमाग में ना फिजूल की 10 बातें आती है। मैं तो कहती हूँ तू कल से ऑफिस ज्वाइन कर ले। ठीक है मम्मी। जूली सभी को नाश्ता बनाकर खिलाती है, घर में साफ सफाई करती है और इसी में दोपहर हो जाती है। एक भी कपड़ा ऐसा नहीं है जिसे देखकर कहा जा सके कि इस घर में औरतें भी रहती हैं। अगर मॉडर्न कपड़े पहनने ही हैं मम्मी जी को तो कम से कम अपने लिए गर्लिश प्रिंट के कपड़े तो ले ले।
जूली छत पर जाकर कपड़े सुखाती है। कुछ देर बाद उसके घर की बेल बजती है। दरवाजे पर होती है सुषमा। अच्छा, तो ये ब्लाउज तुम्हारा था? वही मैं सोचूं, इस घर में ऐसे कपड़े कौन पहनने लगा। ये ब्लाउज ना बेटा कल उड़कर मेरी छत पर आ गया था, इसे लेकर मैं इधर उधर हर जगह घूम रही थी, पर ये कपड़ा तुम्हारे घर का होगा मुझे नहीं लगा था। ऐसा क्यों आंटी जी? अरे बेटा, जो लोग शुक्रवार की फेरी में जाकर कपड़े लूटते हो, उनके घर से इतने अच्छी क्वालिटी का कपड़ा मिल सकता है भला? पैसे बचाने के चक्कर में तेरी सास और ननद लड़कों के कपड़े पहनकर बैठ जाती हैं। भाई साहब ठीक है, वो खुद के लिए अच्छे कपड़े खरीदते हैं, पर बहन जी उनके कपड़े पहन लेती है। 4 दिन में एक बार कपड़े धोते हैं ये लोग। ये क्या कह रही हैं आप आंटी जी? सो अनहाइजीनिक। छी। और नहीं तो क्या, पैसे बचाने के कारण ही तो उसने शादी यहाँ नहीं करवाई। यहाँ शादी हुई तो उसे तुझे सोना चढ़ाना पड़ता, ऊपर से जिनके घर में शादियों में मोना खा कर आई है उन्हें भी तो शादी में बुलाना पड़ता। पर देखा इसकी होशियारी, अमन की शादी वहीं करवा दी और सीधा तुझे यहाँ बुला लिया। ये सब सुनकर जूली का सर ही चकरा जाता है। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। अब समझ में आ रहा है क्यों पहले के ज़माने में लोग लड़की के परिवार वालों के बारे में छानबीन करते थे। ये लोग तो बड़े कंजूस निकले। जिसे मैं मॉडर्नाइजेशन समझ रही थी वो तो कंजूस ही निकला। जूली अगले दिन ही ऑफिस ज्वाइन कर लेती है ताकि उसका दिमाग घर के इस मैटर में लगे ही ना। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है और एक रोज़ जूली की कलीग स्नेहा उससे कहती है, कौन बनाता है यार तेरे घर में खाना इतना टेस्टी? हाँ, जी तो करता है खाती जाओ खाती जाओ। पूरे ऑफिस में ना तेरे जैसा स्वादिष्ट टिफ़िन कोई नहीं लाता। कौन बनाएगा इनका टिफिन? खुद ही बनाती होगी। शादी के बाद ना सास बहू की मदद करती है, ना घर में नौकर रखने देती है। नहीं, मेरी सास ऐसी नहीं है। मुझे ऑफिस आना होता है तो वो ब्रेकफास्ट और मेरे और अमन का टिफ़िन तैयार कर देती हैं। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आज रात का डिनर आप ही के घर पर फाइनल हुआ है, क्यों स्नेहा जी? ये सब मेरे घर पर आएंगे और दीदी मम्मी को पापा और अमन के कपड़ों में देख लेंगे तो मेरी बहुत इंसल्ट होगी। नहीं, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जूली के माथे पर पसीना आ जाता है। वो घबरा जाती है। तुम सब रात को आओगे तो मुझे ज़रा पहले ही ऑफिस से निकलना होगा ताकि मैं खाने की तैयारी में मम्मी जी की मदद कर सकूं। ठीक है, मैं चलती हूँ। और ये बहाना देकर जूली ऑफिस से निकल जाती है और सीधा मार्केट जाकर अपनी सास और ननद के लिए कपड़े खरीदती है और उन कपड़ों को लेकर जूली अपने घर जाती है। ये लीजिए मम्मी जी, मैं आपके लिए और दीदी के लिए नए कपड़े लेकर आई हूँ। वो क्या है ना, आज रात को मेरे ऑफिस के कुछ लोग आ रहे हैं तो उनके सामने सब कुछ नॉर्मल दिखना चाहिए ना। तभी दरवाजे से सौरव अंदर आता है और नए कपड़ों को देख लेता है। अरे वाह बहू, ये स्कर्ट तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं इसे लुंगी की तरह पहन सकता हूँ, इसे मैं ही रख लेता हूँ। और सौरव उस स्कर्ट को पहन लेता है। वाह, ये तो काफ़ी हवादार है। फिर तो मैं आपका वो शर्ट बॉक्सेस के साथ रात को पहन लूँगी, थोड़ा मॉडर्न भी लगेगा। मुझे तो कौन ही देखेगा बेटा। अमन का एक 3/4 पैंट है, मैं वही पहन कर सोती हूँ, उसे ही टी-शर्ट के साथ पहन लूँगी। अपने ससुराल वालों की इज्जत बचाने के लिए जूली जो नए कपड़े खरीद कर लाई थी, अब उन्हीं कपड़ों के कारण उसकी इज्जत और ज़्यादा जाने वाली थी। कुछ देर बाद उसके ऑफिस के लोग घर पहुंचते हैं। ओह माय गॉड, सॉरी, मुझे लगता है हम गलत घर में आ गए हैं सर। नहीं स्नेहा, हम सही घर में हैं। वो देखिए जूली जी। अरे यार जूली, तेरे घर में आज कपड़ों की फेरबदल हुई है क्या, या फिर कोई ड्रेस का थीम रखा है तूने? वही तो थीम रखा है मैंने। मैसेज तो किया था मैंने ग्रुप में, पर मेरे फ़ोन का डेटा ऑफ था ना, इसलिए मैसेज जा नहीं पाया। कितने अच्छे लग रहे हैं ना मेरे ससुराल वाले। अमन की गले का दुपट्टा तो देखो मेरा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे घर में लोगों का इंट्रोडक्शन दूँ कैसे। यहाँ ना मिसेस समझ में आ रहा है ना मिस्टर। हाँ, मिस्टर मोना एंड मिसेस सौरव। कैसी फैमिली है तुम्हारी जूली। उम्र में तुम मुझसे छोटे हो बेटा, पर मेरी बहू के बॉस भी तो हो, तो कायदे से बड़े भी हो। बड़ा समझकर या छोटा समझकर या जो भी समझकर मेरी सलाह सुनना चाहो सुन सकते हो, बाकी मानना न मानना तुम पर है। जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो उसे अपने मन मुताबिक सजाती है। तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें बचपन में फ्रॉक ज़रूर पहनाया होगा, पर उससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं ना। तुम रहे तो लड़के ही ना। कपड़े हम लोगों को खुश करने नहीं, खुद के कंफर्ट को देख कर पहनते हैं। मेरी लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आया था जब हमारे पास खाने को पैसे नहीं थे। उस वक्त मैं रंग बिरंगी कपड़ों का शौक़ नहीं पाल सकती थी, और मेरे उस वक्त ने मुझे इसी तरह रहना सिखा दिया।
जहाँ तक मैनेज होता है मैनेज करती हूँ। और ये कपड़े ना मुझे गरीब होने का एहसास नहीं दिलाते, ना ही अलग होने का। मुझे ये कपड़े कंफर्टेबल लगते हैं। तो क्या गलत करती हूँ मैं? गलत तो मैं तब करती जब खुद सजी सवरी बैठी रहती और अपनी बहू से रसोई में सारा काम करवाती। अपनी सास की बात सुनकर जूली की आंखें भर आती है और वहाँ खड़े सभी लोगों का सर झुक जाता है। तब स्नेहा कहती है, मेरा तो मन यहाँ हील के सैंडल पहनकर आने का था ही नहीं आंटी जी, पर वही सोसाइटी का प्रेशर। इतनी देर ऑफिस में काम करने के बाद मन तो करता है ट्रैक पैंट और शर्ट पहनकर ही बाहर निकलूं। मैं भी ना आपकी तरह ऐसे लूज़ कपड़े पहनना चाहती हूँ। और एक राज की बात बताऊँ, घर पर कई बार ना मैं अपने भाई के कपड़े पहन लेती हूँ। मुझे भी ना ये कोट पैंट नहीं पहनना है, लुंगी मिलेगी क्या? हाँ हाँ सर, पापा जी की लुंगी तो है ही। आज तो उन्होंने लुंगी ना पहनकर स्कर्ट जो पहनी है कमरे में होगी, अब भी लाती हूँ। हाथ में अपने ससुर की लुंगी लिए अपने पति के कपड़ों में जूली बाहर आती है और उसे देखकर सभी तालियां बजाने लगते हैं। इस परिवार ने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, पर फिर भी मुझे एक बात खटकती कि आप लोगों के कपड़े देखकर लोग क्या बोलेंगे। मुझे भी इस तरह रोज़ तैयार होना समझ में नहीं आता था मम्मी जी। ऑफिस जाओ, वापस आने के बाद फिर से मेकअप लगाकर अच्छे कपड़े पहनकर बैठो ताकि अगर कोई पड़ोस वाले आ जाए तो बातें ना बनाए। पर आज मुझे एहसास हुआ कि आप सही कहती हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमें अपना कंफर्ट दिखना चाहिए, पड़ोसी हमें पैसे देने नहीं आने वाले। तो पजामा पार्टी शुरू करो और लगाओ खाना। और अपने ससुराल वालों की ड्रेसिंग सेंस चेंज करने में लगी जूली खुद उन्हीं की तरह बन जाती है।